नमस्कार, अपना हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 2024 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। 2024 लोकसभा और विधानसभा के लिहाज से बीजेपी के लिए चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा और जींद के विकास को लेकर करेंगे बात। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे जींद के विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, जिन्होंने साल 2019 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और महज 4 सालों में जींद को कितना बदला, कितना काम अभी बाकी है, और साथ ही विपक्ष के आरोपों पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जींद के विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। हरियाणा के जींद जिले से विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा का राजनीतिक सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। साल 2019 में हरियाणा की राजनीति में चुनावी सेमीफाइनल समझे जाने वाले जींद उपचुनाव को जीतकर विधायक कृष्णलाल मिड्ढा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और हरियाणा के चुनावी इतिहास में जींद में पहली बार कमल खिलाया। हालांकि कृष्णलाल मिड्ढा का परिवार पहले से ही राजनीति से जुड़ा रहा है। साल 2014 में इनके पिता हरिचंद मिड्ढा ने इनेलो की सीट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र बरवाला को तकरीबन 2200 वोटों से शिकस्त दी। साल 2018 में पिता हरिचंद मिड्ढा के निधन के बाद डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा साल 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की टिकट पर जींद विधानसभा से उपचुनाव लड़ा और कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला और जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला को हराकर इतिहास रच दिया। जींद में विधायक का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने जींद में कई विकास कार्य किए, चाहे जींद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, जींद को भाखड़ा के पानी की सौगात हो या जींद में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट हो। विधायक कृष्णलाल मिड्ढा लगातार जींद में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उनके किए गए विकास कार्यों की वजह से वो एक लोकप्रिय चेहरा बन गए, जिन्हें लोगों के साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का भी भरपूर प्यार मिल रहा है। इसकी एक झलक जींद में हुए कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली, जब सीएम मनोहर लाल ने कृष्णलाल मिड्ढा को लाडला विधायक बोल के उनकी तारीफ की। जींद विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हम सब के लाडले विधायक कह सकता हूं मैं, ऐसे डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2019 में अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले जींद विधायक कृष्णलाल मिड्ढा ने महज 4 साल में जींद की जनता के लिए इतने काम किए हैं जितने शायद ही इससे पहले किसी विधायक ने किए हों। इसका असर भी आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा, ऐसा उन्हें पूरा यकीन है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो जींद पिछले 4, साढ़े 4 साल, 5 सालों में कितना बदला है, विधायक के तौर पर क्या सोचते हैं कृष्णलाल मिड्ढा, उनसे बातचीत करेंगे। मिड्ढा साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार जी नमस्कार। मिड्ढा साहब, जिस तरह से हम जींद की चर्चा करें, ये एक ऐसा इलाका है जो हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल बीच में पड़ता है। सियासी तौर पर देखें तो रैलियों की राजधानी से कहा जाता है और विकास के पैमाने पर सवाल इस पर उठते रहे कि इतना लंबा पुराना इसका सफर रहा है। प्रदेश के उन 6-7 जिलों में इसका नाम सामने आता जब प्रदेश का निर्माण हो रहा था। विकास के पैमाने पर किस तरह से आप देखते हैं कि इन पिछले 4, साढ़े 4, 5 साल में आपके कार्यकाल में जींद बदला है, और इसके साथ साथ राजनीतिक विरासत के तौर पर आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के निर्वहन को किस तरह से आप देख पा रहे हैं? मैं इन 4-5 सालों की बात आपसे करना चाहूंगा पहले। मेरा जन्म जींद का है और मेरे पिताजी कर्म भूमि जींद रही है। मेरे पिताजी 9 साल लगातार विधायक रहे, तो उनके कार्यकाल में और जितना मेरे कार्यकाल में कार्य हुआ है, मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं ये आपसे कहूँ कि मेरे कार्यकाल में निरंतर आप देख सकते हैं कि मेरे पिताजी का जो सबसे बड़ा स्वप्न था मेडिकल कॉलेज को लेकर, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विपक्ष के विधायक होते हुए भी उन्हें मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, जो आज लगभग 80% बनकर तैयार हो चुका है। और
तो मुझे उम्मीद है कि अप्रैल मई तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और उसमें ओपीडी प्रारंभ हो जाएगी। जी। तो सबसे बड़ी बात है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, भाखड़ा का पानी जींद में लेके आना, उस पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मोहर लगा दी है, जिसके टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो लगभग 388 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो भी प्रारंभ हो चुका है। और जींद को सौंदर्यीकरण की दृष्टि से लगातार चौकों को सुंदर बनाने का काम, यूएलबी की अनेक सड़कें, जो लगभग मैं ये कहूंगा कि अभी फिलहाल में भी लगभग 15 करोड़ रुपए की सड़कों का कार्य चल रहा है। जो शहर के अंदर जो यूएलबी की सड़कें हैं, इसी प्रकार से 25 करोड़ रुपए की और सड़कें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने D&R के लिए कही थी, वो लगभग कुछ प्रारंभ हो चुकी है और कुछ पर काम शुरू होना है। इसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक जब से हरियाणा बना है और आज इन 5-7 सालों के अंदर ये सोचते हैं कि हाँ जी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जी। वहीं मैं आपको और एक बात और बताना चाहूंगा कि पैरामेडिकल कॉलेज जो सब्सिडो में बनना जी। माननीय गडकरी साहब ने जिनसे मैंने मांगा था रिंग रोड जिनके लिए, वो भी उन्होंने हाँ भर्ती थी। सोनीपत की रैली के दौरान उन्होंने नाम लेकर कहा कि जिनके विधायक ने ये रिंग रोड की मांग की और उसमें पूरा करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये विकास की बात आपने की, आपने सबसे पहले जिक्र किया मेडिकल कॉलेज की। आपने कहा कि मेरे पिता का सपना था, सरकार ने इसे पूरा किया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसकी ओपीडी को लेकर चर्चाएं 80-90% जो काम है इसका पूरा हुआ है। 900 करोड़ से ऊपर की ज़्यादा इसकी लागत है। लेकिन अगस्त में भी ये चर्चाएं जोरों पर थी कि यहाँ पर जो है ओपीडी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अब ये धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा है। आपने कहा कि अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगी। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, क्यों जो एक तय समय उस पर काम पूरा नहीं हो पाया है? 90% काम होने की बात होती है। जी। इसकी समय सीमा ही मार्च तक है, तो इसलिए 2 महीने और एक्स्ट्रा मैंने कहने का काम किया। देखिए एक लंबा प्रोजेक्ट है और इसे L&T कंपनी देख रही है। ये भी हम मान सकते हैं कि वो समय अवधि में ही अपना कार्य पूरा करे। लेकिन फिर भी 2 महीने एक्स्ट्रा मैंने आपको बताए कि क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। जींद वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि जींद में 18-18, 19-19 मंजिली बिल्डिंग्स भी बनेगी। तो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है, आपके सन्मुख ये। जी ठीक है। मेडिकल कॉलेज को आपने लेकर बात की। जींद शहर की बात करेंगे। पेयजल संकट को लेकर आपने एक बात छेड़ी थी कि जींद के लोगों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए भाखड़ा के पानी पर आधारित पेयजल परियोजना को सीएम की इजाजत मिली, जिसमें 388 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना की क्या स्थिति है, क्योंकि आगे चुनाव भी हैं और चुनाव में जब आप लोगों के पास जाएंगे तो ये आप लोगों को बता पाने में कामयाब हो पाएंगे कि इस पर इतना काम हुआ है, और चर्चाएं अभी से स्टार्ट हो जाएं तो बहुत अच्छा है। कितना काम इस पर हुआ है कि जींद जो इलाका है वो ग्रामीण अंचल से जुड़ा है, और जींद को भी अगर मैं ग्रामीण आंचल का शहर कहूं तो गलत नहीं होगा? देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरवाना से पाइपलाइन बड़ौती गांव तक आएगी। ये लगभग 40 किलोमीटर लंबी लाइन डलेगी। वैसे सारे शहर को मिलाकर 300 किलोमीटर के आसपास की लाइन डलेगी। लेकिन बड़ौदी गांव के अंदर पूरे जलघर बनेंगे, जहां से फिर शहर के अंदर पानी आएगा। क्योंकि पहले ये पानी ट्यूबवेल्स पर आधारित था, जींद का पानी, जिसमें TDS की मात्रा भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसी चीज को चलते हुए देखकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा स्वप्न था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया। और जींद वासियों को ये एक बहुत बड़ा तोहफा है, जिसे जींद वासी बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। जिस प्रकार से कहा जाता है कि जब तक भाखड़ा में पानी रहेगा तब तक जींद को ये पानी मिलता रहेगा। जिस प्रकार से कहा जाता है कि गंगा में जब तक पानी रहेगा तब तक व्यक्ति की उम्र बढ़ती रहेगी। यही मैं कहना आपसे चाहता हूँ कि जब तक भाखड़ा में पानी रहेगा जींद वासियों को नीला पानी पीने के लिए मिलेगा। इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है उसको लेकर क्या कहेंगे? कब तक इस प्रक्रिया को लेकर आपका मानना है कि पूरी होगी? क्योंकि इस परियोजना का काम भी अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद थी। हालांकि मैं पक्का नहीं कह रहा, लेकिन शुरू होने की तैयारी थी। अब कब तक माना जाना चाहिए? ये जनवरी में टेंडर लगा दिए गए। जनवरी में इस कार्य को मुझे उम्मीद है कि जनवरी में प्रारंभ हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसकी समय अवधि रख दी है, इसकी 20 दिन की 21 दिन की समय होती है और इसी दौरान में कार्य पूरा हो जाएगा और उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी में काम प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल, एक मेडिकल कॉलेज की सौगात का आपने किया है कि अगले साल अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी बात है जींद वासियों के लिए। एक आपने कहा कि पानी की जो आपूर्ति है लोगों की
भाखड़ा से नीला पानी के जैसे आप जिक्र कर रहे हैं उसको लोगों को पीने के लिए उपलब्ध हो पाएगा बहुत जल्द। एक अगला सवाल है, जींद की जो रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है वो अपने आप में मायने रखती है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के राज में हुई थी, लेकिन 250 करोड़ रुपए की सौगात आपने कहा कि आपकी तरफ से लगातार उसको विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाने का काम होता रहा। लॉ कॉलेज की शुरुआत CRSU में हुई है। इस पहल को, इस काम को आप किस तरह से देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण ये था? लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर लॉ पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए, कानून की पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। इसके अलावा आपके जहन में और क्या चल रहा है कि यहाँ के विद्यार्थियों को जींद यूनिवर्सिटी में और क्या क्या मिलने की उम्मीद है? क्या डिमांड लोग आपसे करते हैं? देखिए, इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रीजनल सेंटर था। मेरे पिताजी ने माननीय हुड्डा साहब से मांग रखी कि इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाए और मीरपुर यूनिवर्सिटी का हवाला देकर इसे यूनिवर्सिटी में, रीजनल सेंटर से यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया। और काफी अब लॉ विभाग भी, मैंने विधानसभा में मांग उठाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे भी मंजूर करने का काम किया। और निरंतर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी में अब जैसे कि वकालत की पढ़ाई होगी, इससे भी लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। वरना लोग गंगानगर और हमारे बच्चे गंगानगर, कुरुक्षेत्र इधर जाने का काम करते थे। अब जींद में ही ये बच्चे लोग वकालत की पढ़ाई करेंगे। और भी अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर मेरे पास मांग आती है तो मुझे उम्मीद है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात को भी मानने का काम करेंगे। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाखड़ा को पानी जींद में देने के लिए एक भागीरथी की भूमिका निभाई है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जी, एक आपने बात कही कि CRSU में और ज्यादा जहां डिमांड आएगी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, उसको हम पूरा करवाएंगे। अब एक और बड़ा सवाल आता है कि नौ नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी की बात होती है, रिंग रोड का आपने जिक्र किया, इतना ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट का विकास बड़े पैमाने पर हो रहा। हालांकि सवालात कई बार उठते रहे कि जिस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट के विकास को लेकर काम हो रहा है उससे छोटी सड़कें, अंदरूनी सड़कें टूटी फूटी, उन पर काम करने की ज़रूरत है, इससे आप इनकार नहीं करेंगे। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा क्षेत्र है, हरियाणा के बीच में पड़ता है, यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। रोजगार के पैमाने पर यहाँ के युवाओं को दिल्ली या दिल्ली से दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस पर क्या प्रोजेक्ट आप लेकर चल रहे दिमाग में? आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर काम होना चाहिए? जो जींद को छू के गुजर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हो जिसको नो नेशनल हाईवे छू के जाते हो। क्योंकि बहुत लंबे समय से एक चीज सुनते आ रहे कि जींद बड़ा बैकवर्ड है। लेकिन आज मुझे इतना जींद विकसित हो रहा है, तो अब बैकवर्ड का जो ठप्पा था माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसे उतारने का काम किया। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार के नेशनल हाईवे होंगे तो उस प्रकार से आप ये समझे कि बड़ी बड़ी कंपनी भी आना प्रारंभ करेंगी और बड़े कारखाने ऐसा भी लगने की उम्मीद है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं एक प्रयास है, इस समय तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट समय में एक बड़ा उद्योग लगाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जींद में बड़ा उद्योग लगे ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके और जींद नए आयामों को छूने का काम करे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। ये समय बहुत बच्चा जो काम कृषि प्रधान इलाका है यहाँ पर, मेडा साहब, कृषि प्रधान इलाका है और इंडस्ट्री अगर इससे जुड़ी यहाँ पर कोई लगती है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लगता है तो अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ के युवाओं को काम मिलेगा और किसानों को भी फायदा होगा। दुग्ध उत्पादन यहाँ पर अच्छा खासा होता है, खेतीबाड़ी से लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, ग्रामीण अंचल का इलाका है। तो क्या होना चाहिए? डिमांड उठ रही होगी, चर्चाएं होती होंगी, आपकी नजर में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, कोई भी ऐसा जो मैं ये कहूँगा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हो लोगों को जिसमें फायदा मिले, या कोई ऐसा बड़ा रोजगार किसी बड़ी कंपनी का सरकारी तौर पर लगे, जैसे कि मारुति का प्रोजेक्ट यहाँ आया है, तो इसी प्रकार से कोई बड़ा प्रोजेक्ट जींद में लगे तो मुझे लगता है कि काफी फायदा मिलेगा। इसको कोई प्लान किया है आपने बेटा साहब? कोई प्लानिंग है? सीएम से कोई चर्चा होती है इसको लेकर? केंद्रीय नेतृत्व से कभी बातचीत हुई हो, मुख्यमंत्री से कभी चर्चा हुई, इसको लेकर प्लानिंग चल रही है दिमाग में आपके? बातचीत होती है कभी? फिलहाल मेरी ऐसी कोई इस विषय पे इतनी चर्चा हुई नहीं, क्योंकि पहले जो जिन चीजों को लेके मैं चल रहा था, मेरे एक आदत है, जब तक मैं अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर लो तब तक दूसरे को हाथ नहीं लगाता। ये तो दोनों के चक्कर में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता। ये आदमी को रखना चाहिए, जब तक एक प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए दूसरे प्रोजेक्ट को प्रारंभ नहीं करना। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि जब तक एक काम पूरा ना हो जाए तब तक दूसरे पे हाथ डालना। कई बार ऐसा होता है कि एक काम अधूरा रह गया, दूसरा शुरू नहीं हुआ
तो ऐसे में हम बीच में अधर में लटक जाते हैं। अच्छी बात है, पैरामेडिकल कॉलेज की आप सौगात आप देने की बात करते हैं यहाँ पर, जिनमें सफीदों का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके बाद ये आपके पास आया। वहाँ के लोगों को ज़रूर इससे नाराज़गी हो सकती है, लेकिन टेक्निकली जो देखा जाए तो वहाँ पर ये संभव नहीं था। अब इसको ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखते हैं आप, ये किसका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाना चाहिए? एचएसबीसी की लगभग 6 एकड़ जमीन ले ली गई है और आप ये मान के चलिए कि जितनी जल्दी इसके सारे कागज वगैरह जो भी कंप्लीट हो जाएंगे, एस्टिमेट वगैरह सब बन जाएगा, तुरंत इस चुनाव से पहले इस काम को भी प्रारंभ करने का काम करूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसे पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर सियासत भी अक्सर होती है। ऐसे आरोप लगते हैं कि कृष्ण मिड्ढा ये कहते हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, डिप्टी सीएम कहते हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या कहें इसको, ड्रीम प्रोजेक्ट किसका माना जाना चाहिए? मैं तो एक बात कहता हूँ, ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाने से कुछ ताजमहल इसका नहीं हो जाता। कागज बोलते हैं साहब, और आपका विधानसभा में बोलना बोलता है, मैं तो ये मानने बात की। अगर आपके कागज बोल रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट है, अगर आप किसी विधानसभा में जिस आवाज को उठा रहे हैं तो नेचुरल है कि वो आपका ही प्रोजेक्ट है। मैं तो इस चीज पे विश्वास करता हूँ। यानी ये माना जाना चाहिए कि पैरामेडिकल कॉलेज की जो सौगात मिली है जींद वासियों को, वो डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने अपने बलबूते इसको पूरा करवाया, ये माना जाना चाहिए। इस बात को लेकर आप कहते हैं मिड्ढा साहब? जी, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसके लिए लड़ता रहा हूं और इसी के आधार पर उनका दावा है कि ये यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। अब आगे बढ़ेंगे। जींद में सभी चौक का निर्माण कार्य हो रहा है, करोड़ों रुपए वहाँ पर कामकाज, सेवर लाइन को लेकर बातें होती, लेकिन एक बात देखी जाती है, जब भी कभी बरसात आती है तो जींद में बरसात के पानी की वजह से सीवरेज व्यवस्था ठप हो जाती है। आपको मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों के बीच में खड़ा होकर उनकी आवाज़ उठाते हुए, उनके बारे में बात करते हुए, पानी भर जाता है घुटनों तक, उसको निकलवाते हुए अधिकारियों को लेकर कई बार नाराज़गी आती है। कहाँ पर चीज़ें फंस जाती हैं? इतना पैसा भी आ रहा है, सरकार भी खर्च कर रही है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है? जब बरसात आना, रोड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप हो जाना, सीवरेज व्यवस्था ठप हो जाना, ये क्यों ऐसा होता है? अधिकारी नहीं मानते हैं? कहाँ पर कमी नजर आती है? नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। अमृत योजना 2.1 से पहले ये दिक्कतें थी, लेकिन अमृत योजना जो डली है, इसके बाद आपने समझी कि लगभग 70-80% पानी विदिन मैं ये कहूँगी बारिश रुकने के 1-1.5 घंटे में ही उतर जाता है। बाकी जो थोड़ी सी ढलान वगैरह या कुछ ऐसी है तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती है, लेकिन मैं ये कहूँगा लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं, आपकी भावनाएं भी हैं बेटा साहब, आपकी भावनाएं भी हैं, आप लोगों से जुड़े, जनता से जुड़े हैं, लेकिन कोई काम जब ऐसा होता है तो गुस्सा भी आता है, आप कई बार फटकार लगा देते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो चर्चाओं का विषय नहीं हो सकती है, जो लिखा नहीं जा सकता उनके बारे में। मैं कहूँ तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ये भावनाएं हैं जो आप अपने मुंह से निकाल देते हैं कि क्यों नहीं आप लोग काम कर रहे हैं, उनको ऐसा वैसा कुछ बोल देते हैं। क्यों? ये किस वजह से हो पाता है? आपको लोगों के फिक्र चिंता है या फिर अधिकारियों के काम से आपको नाराजगी है? किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए? अरे कभी देखिए, बारिश पे या प्राकृतिक आपदा पे तो किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कह देते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जींद वालों की मोहब्बत है कि वो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, और जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं तो फिर उनके लिए लड़ना वाजिब भी रहता है और इंसान को लड़ना भी चाहिए, क्योंकि वो हर समय लगातार 4 योजनाओं से हमें जिताते आ रहे हैं। तो उनका विश्वास जो हम पर बना हुआ है, तो हमें भी उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि उनकी मोहब्बत, उनका प्यार जींदवासियों का कभी भूल नहीं सकते। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि उनका प्यार, उनकी मोहब्बत आपके परिवार को मिल रही है। अब जींद में कई बार सड़कों का निर्माण कार्य होता है, कई बार ख़राब हो जाती हैं, तभी अभी निर्माण हुआ, अभी उसमें कोई खामी आ गई है तो लोग कई बार निराश हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों खबर आई थी जिसमें विधायक दल आपने बनाकर भेजा था, वो वहाँ पर पहुँचे थे, उन लोगों की बातचीत सुनी थी, वो कहाँ पर पहुँचा है? जो नई सड़क जींद शहर में बनी, वो पहली बारिश में बैठने की आरोप उस पर लगे। अब आपने एक अपना जो दल बनाकर भेजा उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि काम हो रहा है, अधिकारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कराने के लिए अपने दल को तैयार करते हैं, वो कितना सपोर्ट आपको करता है? नहीं, देखिए, विधायकों का दल आया तो उसमें एक व्यक्ति सस्पेंड भी किया गया था और उस काम दोबारा दुरुस्त भी हुआ। कभी कभी क्या होता है कि लोगों की जल्दी भी उसमें दिक्कत का कारण बन जाती है कि वो लोग कहते हैं कि इसमें तुरंत सड़क बना दी जाए, जब तक वो अच्छे से कम्पैक्ट ना हो जाए तब तक उस पर सड़क नहीं बननी चाहिए। कई बार लोगों की जल्दबाजी के कारण भी ऐसा नुकसान हो जाता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी एसपी साहब के सामने वाली लाइन बनी है, लेकिन उसको हम लोगों ने समय दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से कम्पैक्ट होगी। 2-4 बारिश भी डली है और पानी भी डला है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ये समस्या नहीं पैदा हो।
बिल्कुल धैर्य से लोगों को भी काम लेना चाहिए। सरकारी कामकाज है, उसमें आपकी मॉनिटरिंग होती है, लेकिन कभी कभी कोई काम देरी से होता है तो उसको मजबूती के साथ करने का प्रयास होता है, इसलिए कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। अब विपक्ष भी कई बार आरोप लगाता है कि जींद को शहर की बजाय आपने गांव बना दिया, जगह जगह टाइलों वाली सड़कें बन रही हैं, ऐसे आरोप आप पर लगते रहे हैं। विपक्ष इस प्रकार के आरोप लगाता है। भूपेंद्र हुड्डा तो ये तक कह देते हैं कि हम जब जींद को जहां पर छोड़कर गए थे उससे भी पिछड़ा आप लोगों ने बना दिया है। मैं ये कहूंगा कि हुड्डा साहब के बारे में देखिए, आज तक मैं बड़ा कम किसी के बारे में बयान देता हूँ, लेकिन हुड्डा साहब भी हाल में कह के गए कि जींद वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गया था। अगर हुड्डा साहब क्षेत्रवाद का चश्मा उतार के देखें तो उनको मेडिकल कॉलेज नजर आएगा, आखड़ा का पानी आता नजर आएगा, CRS यूनिवर्सिटी में उनके बाद में जो पैसा लगा वो लगता हुआ नजर आएगा। शहर के अंदर 25 करोड़ रुपए की सड़कें जो कमेटी की थी, ULB की थी, उनको हमने BRT में भी ट्रांसफर करके उनको बनाने का काम किया। और शहर के अंदर कमेटी भवन बनता नजर आएगा, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनता हुआ नजर आएगा, और काफी ऐसे काम हैं जो ग्रांट्स लोगों को धर्मशालाओं के लिए दी है, ऐसे सब चीजें नजर आएंगी। अटल पार्क नजर आएगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नजर आएंगे। अगर चश्मा हटा के देखेंगे तब उदाता सब नजर आएगी। बिल्कुल तो सियासी चश्मे को हटाकर लगाया चश्मा है, तो इसलिए मेरे नजर कुछ नहीं आ रहा। सियासी चश्मे को हटाकर देखेंगे तो उन्हें विकास होता नजर आएगा, ये आपका कहना। बेटा साहब, अब एक छोटा सवाल सियासी करेंगे भी। कुछ राज्यों के चुनाव सामने आए हैं, प्रतिक्रिया लेना जरूर चाहेंगे, जहां पर बीजेपी ने 3 राज्यों में बड़े अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाई है। अब माना जाता है कि उसका असर हरियाणा प्रदेश पर भी देखने को मिलेगा, इस पर भी आपका रिएक्शन। दूसरा, साथ में ये भी कहा जाता है कि आने वाले दिनों में सूत्र बताते हैं, जानकारियां आती हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो क्या जींद इलाके को कोई ऐसी संभावनाएं बन रही हैं मिलने की, क्योंकि चुनाव भी है, जींद को साधने का मतलब जींद के आसपास के इलाके को साधना होता है। किस तरह से अपेक्षाएं देखते हैं आप? देखिए, मैं ये कहूंगा कि तीनों क्षेत्रों में, तीनों स्टेटों में जो जीत हुई है वो बड़ी बहुत प्रचंड बहुमत से वो जीत हुई है, और उसका असर पूरे के पूरे समूचे भारत पर पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि जहाँ वहाँ के लोगों का रोल रहा, वहाँ सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की भी बड़ी अहम भूमिका रही है, जिसके कारण से तीनों स्टेटों में मैं ये कहूंगा कि बहुत प्रचंड बहुमत से ये राज मिला है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आपने जिक्र किया कि इन दिनों में हेरफेर हो सकता है, तो मंत्रिमंडल में हेरफेर, ये सब काम हमारे आला कमान का सोचने का, इससे हमें सोचना ही नहीं चाहिए। जो चीज हमारे क्षेत्र से बाहर की, उसके बारे में हम क्या बात करेंगे, सब आला कमान बैठ के जो ये करेंगे। जींद जो है आपका परिवार है, जींद के लोग आपका परिवार है, आप जींद का परिवार हैं, और आपके पिता के कार्यकाल को देखें, आपके कार्यकाल को देखें तो लगभग मैं कहूँ 15-16 साल से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। विधायक के तौर पर देखें तो एक अपेक्षाएं लोगों की बढ़ जाती हैं, उनसे आवाज़ आती होगी कि भाई ऐसा हो सकता है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जींद को साधना मतलब उसके आसपास क्षेत्रों साधना है। 5-7 विधानसभाएं भी यहाँ पर पड़ती हैं, और जींद साधने का मतलब लगभग 10-12 विधानसभाओं को साधने जैसा रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मंत्री बनना एक अलग विषय, ये तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि ये आला कमान है, लेकिन मैं ये मानता हूँ जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मुझे अपना लाडला मानते हैं, तो शायद मेरे पास मंत्री से कम पावर नहीं है कि जितना काम मैं जो भी काम के लिए कहता हूँ उस काम को मना नहीं करते, उस काम को करने का काम करते। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी भी कार्य के लिए कहता हूँ तो मुख्यमंत्री उसकी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसी वजह से जीत के लोग हमें मौका कर प्यार करते हैं। सहयोगी दलों का जिक्र करेंगे। आपकी पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी है, विधायक निर्दलीय भी आपके साथ हैं जो सरकार में भागीदार हैं। आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा होती है। फीडबैक ग्राउंड से जब हम बात करते हैं नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, प्रवक्ताओं से, तो कहते हैं देखिए लोगों का तो ये मानना है कि हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन जब नेता हैं वो थोड़ा सा इसको लेकर बड़ा बचकर बयान देते हैं, खुलकर बात नहीं रखते हैं। अब आप खुलकर अपनी बातें रखते आए, जनता के बीच में रहते हैं, तो लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की क्या मांग है, जींद के लोगों की क्या मांग है, जींद विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, ये सब मैंने पहले भी जिक्र किया, जो गठबंधन है इसका फैसला भी आला कमान ही ले रहे हैं कि गठबंधन कितना मजबूत चल रहा है और क्या चल रहा है सबको पता है। मेरा मानना भी है गठबंधन बहुत मजबूत चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। फिर भी अगर कोई विचार है तो वो हमारे आला कमान ही इस बात का फैसला लेंगे, हमारे क्राइटेरिया से बाहर की बात है।
इंसान को वो बात करनी चाहिए जो अपने हाथ की बात हो, तो जो अपने क्राइटेरिया से बाहर की बात है उसमें हमें जिक्र की हो। चलिए, बहुत अहम जानकारी, बहुत अहम बातें डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा आपने हमारे कार्यक्रम के जरिए रखी हैं और आपने बड़े खुलकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उनको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट 80-90% पूरे हो चुके हैं, तय समय में उनको पूरा किया जाएगा। और आपने ये भी कहा कि जींद के इलाके की जनता मेरी है, उसके विकास के लिए लगातार मैं काम कर रहा हूँ, सीएम का मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बाकी काम बचे उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। विपक्ष को अपने सियासी चश्मे को हटाकर यहाँ पर विकास देखना चाहिए, इस प्रकार का आपका दावा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा से आज हम बात कर रहे थे जींद विधानसभा क्षेत्र के विकास के कामकाज को लेकर, वहां पर कितने विकास के काम हुए हैं, क्या संभावनाएं बन रही हैं, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये उन्होंने जरूर कहा कि इलाका मेरा इलाका है, यहाँ पर विकास हो रहा है। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छे इंडस्ट्री लेवल पर काम हो सकता है, नोनो हाईवे से कनेक्टिविटी है जींद की, तो यहाँ संभावनाएं प्रबल हैं। खेती बाड़ी से जुड़ा उद्योग यहाँ पर लग सकता है या और भी कई प्रकार के उद्योग यहाँ पर काम में जो है वो लाए जा सकते हैं। पैरामेडिकल को लेकर कहा कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोई इसके सामने आकर फोटो खिंचाता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कागज बोलते हैं। ये तमाम बातें जींद से विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने हमारे कार्यक्रम के जरिए, इस खास प्रोग्राम के जरिए रखी हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।